नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए जाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सफर की किताबों की दुनिया में। नमस्कार, आज हम एक सफर पर चलेंगे। ये सफर मतलब डर के उस घने जंगल से शुरू होता है जहां हम सब कभी ना कभी खो जाते हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जंगल बना कैसे, इसके छिपे हुए रास्ते कौन से हैं और आखिर में इस जंगल के पार जो एक खुली शांत जगह है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इस सफर में हमारा नक्शा होगी एला हार्ट की किताब द लाइफ बियॉन्ड फियर। हम इसके कुछ हिस्सों से वो जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो डर को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और हमारा मकसद, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, वो डर को हराना या खत्म करना नहीं है। हाँ, जो हम हमेशा से सोचते आए हैं। बिल्कुल, मकसद है उसके साथ अपने रिश्ते को बदलना। ये किताब हमें बताती है कि डर के पार एक जिंदगी है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता डर से लड़ने से नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने से शुरू होता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। किताब की पहली ही बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम सबने डर को एक दुश्मन की तरह देखना सीखा है ना? जिसे किसी भी तरह हराना है। हाँ, हमेशा से। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछती है, क्या हो अगर डर दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड हो? एक ऐसा गाइड जो असल में हमें ये बता रहा है कि हमें किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है। ये सोच ही पूरी कहानी को पलट देती है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर का ही एक सिस्टम है। यूं समझिए, शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली। एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत पुराना हो चुका है, आउटडेटेड है। ये आज भी हमें उन चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा है जो शायद हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए खतरा थी। जैसे कि जैसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाना, आज वही डर लोग क्या कहेंगे के रूप में सामने आता है। ये आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वाली बात बहुत सही है। मतलब हमारा शरीर आज भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे सामने कोई शेर आ गया हो। हाँ हाँ, जबकि असल में हमें बस एक प्रेजेंटेशन देनी है, और किताब कहती है कि इस सॉफ्टवेयर में ज्यादातर वायरस वो बचपन की कहानियों से आते हैं। सही कहा। वो कहानियां जो हम सुनते हैं और जिन पर यकीन करने लगते हैं। जैसे किताब में एक कोट है, हमारे ज्यादातर डर हकीकत में पैदा नहीं होते, वे उन कहानियों से विरासत में मिलते हैं जिन पर हमने विश्वास किया है। हाँ, बचपन में सुने गए वो छोटे छोटे वाक्य, गिर जाओगे, सावधान रहो, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब मिलकर बच्चे के मन में एक तस्वीर बना देते हैं कि दुनिया एक खतरनाक जगह है। और वो इससे निपटने के लिए काफी नहीं है। एकदम। और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि समाज भी कहीं ना कहीं डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, सबको एक ही सुरक्षित रास्ते पर चलाए रखने का टूल। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। है ना? ताकि कोई सवाल न करे, कोई लीक से हटकर कुछ करने की हिम्मत न करे। समाज हमें एक आरामदायक पिंजरा देता है और हमें यकीन दिलाता है कि बाहर खतरा है। इसी वजह से तो लोग सालों तक वो नौकरी करते रहते हैं जिससे उन्हें नफरत है। या उन रिश्तों में फंसे रहते हैं जो उन्हें बोझ लगते हैं। हाँ, क्योंकि बदलाव का डर उस रोजमर्रा के दुख से बड़ा लगने लगता है। और इन सब डरों में शायद सबसे बड़ा है असफलता का डर। पर मुझे लगता है, जैसा किताब भी इशारा करती है, कि ये असल में हारने का डर है ही नहीं। नहीं है, ये हारने के बाद दूसरों की नजरों में असफल के तौर पर देखे जाने का डर है। हाँ, वही तो। और यहीं पर डर अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो एक भावना होने से बढ़कर हमारी पहचान का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। पहचान मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे बारिश में भीगने के बाद आप ये मानने लगें कि मैं गीला हूं की जगह मैं पानी हूं। जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं डरपोक हूं या मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो हम एक अस्थायी एहसास को अपनी स्थायी हकीकत बना लेते हैं। किताब इसे झूठी पहचान कहती है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? क्या हमें निडर बनना होगा? नहीं, और यही यही किताब का सबसे जरूरी संदेश है। लेखिका कहती है कि साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, साहस तो डर के होते हुए भी उसके आदेश को मानने से इनकार करना है। अच्छा। डर आपको कहेगा रुक जाओ, साहस कहता है मैं डरा हुआ हूं पर मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। डर से लड़ना नहीं है, उसे बस एक मेहमान की तरह देखना है जिसे घर का मालिक बनने की इजाजत नहीं है। और ये जो डर है कि लोग क्या कहेंगे या हम असफल दिखेंगे, ये सिर्फ हमारे काम या करियर तक ही नहीं रहता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर तो हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर पड़ता है, जहाँ दांव पर और भी बहुत कुछ लगा होता है। बिल्कुल। किताब का एक पूरा हिस्सा इसी पर है कि हमारे सबसे गहरे डर हमारे रिश्तों में ही बसते हैं। हम असल में प्यार करने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि प्यार हमसे हमारी आज़ादी, हमारी पहचान या हमारा दिल छीन सकता है। हम उस नुकसान से डरते हैं जो प्यार के साथ आ सकता है। एकदम। इसी वजह से लोग अपनी भावनाएं जताने से इतना घबराते हैं। वो जो सोच है कि अगर उसने मना कर दिया तो वो हमें पहला कदम उठाने ही नहीं देती। सही। और किताब में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, अस्वीकार का दर्द अफसोस से कम होता है, लेकिन हमें इसके विपरीत विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तुम हम रिजेक्शन के छोटे से दर्द से बचने के लिए जिंदगी भर के अफसोस का जोखिम उठा लेते हैं। हम प्यार में अपनी कमजोरियां दिखाने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर सामने वाले ने हमारी असलियत देख ली तो वो हमें छोड़ देगा। हाँ। तो हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जैसा किताब में लिखा है, हम दीवारें लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं बनाते, बल्कि जो पहले से टूटा हुआ है उसकी रक्षा के लिए बनाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और जब रिश्ते इन दीवारों के पीछे डर के साये में पनपते हैं तो लगाव वो अक्सर नियंत्रण में बदल जाता है। कंट्रोल में। हाँ, जलन, शक करना, अधिकार जताना, ये सब प्यार के लक्षण नहीं है, ये डर के लक्षण हैं। डर इस बात का कि हम उस इंसान को खो देंगे। जबकि किताब कहती है कि सच्चा प्यार अनिश्चितता को, इस बात को कि कल कुछ भी हो सकता है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। और अकेलेपन का डर भी तो है। लोग किसी बुरे रिश्ते में सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि अकेले रहने का ख्याल उन्हें और ज्यादा डराता है। यहां भी एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। किताब कहती है कि लोग असल में अकेले होने से नहीं डरते, वे खुद के साथ अकेले होने में असहज महसूस करने से डरते हैं। अच्छा। उन्हें डर है कि जब कोई और ध्यान भटकाने के लिए नहीं होगा तो उन्हें अपने ही विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम खालीपन को भरने के लिए किसी भी रिश्ते में कूद पड़ते हैं। तो फिर डर से परे रिश्ते कैसे होते हैं? क्या वो एकदम परफेक्ट होते हैं? नहीं, परफेक्ट या त्रुटिहीन बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार? उनमें मुखौटे नहीं होते। उनमें यह कहने की आज़ादी होती है कि आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, या मुझे तुम्हारी इस बात से डर लगा। उस ईमानदारी को चुनने के लिए अपनी सुरक्षा की दीवारों को गिराना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा साहसी काम है। ये रिश्तों की बात करते करते हम शायद डर की सबसे गहरी जड़ तक पहुंच रहे हैं। हम किसी प्रेजेंटेशन में बोलने से या किसी को प्रपोज करने से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि ऐसा करने से हमारी वो छवि टूट जाएगी जिसे हम सालों से बचा रहे हैं। हाँ, क्या लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे? क्या मैं कमजोर लगूंगा? बिल्कुल। ये आत्म छवि एक तरह से हमारे दिमाग का वो पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है जिसकी हमने पहले बात की थी। किसी ने बचपन में कह दिया तुम शर्मीले हो, और वो लेबल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, और बस हम उसे सच मानकर जीने लगे। हाँ, अब डर उस पुराने सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए एंटीवायरस का काम करता है। वो किसी भी नए अनुभव को आने ही नहीं देता जो इस पुराने लेबल को चुनौती दे सके, क्योंकि उस लेबल को तोड़ना मतलब खुद को नए सिरे से जानने की अनिश्चितता का सामना करना। इस किताब में आत्मविश्वास के बारे में एक बात पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं हमेशा सोचती थी कि आत्मविश्वास का मतलब है डर का बिल्कुल न होना, पर किताब कहती है कि ये सरासर एक गलतफहमी है। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आत्मविश्वास चीख चीख कर ये कहना नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आत्मविश्वास तो एक शांत आवाज है जो कहती है अगर मैं असफल भी हो गया तो भी मैं ठीक रहूंगा। वाह। ये नतीजे की गारंटी नहीं है, ये कोशिश करने की एक शांत अनुमति है, डर के बावजूद। और इस डर को, जो हमारी आत्म छवि से जुड़ा है, बढ़ाने वाले दो सबसे बड़े ईंधन कौन से हैं? किताब के मुताबिक तुलना और परफेक्शन। ओह, ये दोनों। ये परफेक्शन वाली बात तो सीधे मेरे दिल पर लगी। मेरे फोन में न जाने कितने ही आइडियाज नोट्स में पड़े हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उन्हें शुरू करने का सही वक्त नहीं आया है, या मैं अभी उतनी अच्छी नहीं हूँ। और वो सही वक्त कभी नहीं आता। कभी नहीं। ये तो सच में डर का ही एक बहुत फैंसी मुखौटा है। बिल्कुल। परफेक्शन बेहतर काम करने का मुखौटा पहने हुए डर की सबसे चालाक चाल है। ये हमें शुरू ही नहीं करने देता। ये कहता है जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो तब तक रुको। और दूसरा ईंधन है तुलना। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये आग की तरह फैल गया है। हाँ। हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं, और नतीजा हमेशा यही होता है कि हम कम महसूस करते हैं।
इन सब से बचने के लिए हम अक्सर अलग-अलग तरह के मास्क पहन लेते हैं। हमेशा मजबूत दिखने का मास्क, हमेशा खुश और मजाकिया दिखने का मास्क, लेकिन ये किरदार निभाते-निभाते जिंदगी बहुत थका देती है। और इसी थकान से बाहर निकलने का रास्ता किताब में बताया गया है, वल्नरेबिलिटी। अब आते हैं इस शब्द पर, जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, वल्नरेबिलिटी। हाँ, इसका सही मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ अपनी कमजोरी मानना नहीं है। ये वो पल है जब आप अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं, यार मैं थोड़ा परेशान हूं, या अपने बॉस को बताते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। ये वो ईमानदारी है जो मुखौटे के पीछे छिपी होती है। अच्छा, किताब के मुताबिक यही डर को डीसार्म करने यानी उसे निहत्था करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम खुद को छिपाना बंद कर देते हैं तो डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। आपको निडर नहीं बनना है। आपको बस ईमानदार बनना है। एकदम। ठीक है, तो हमने डर की जड़ों को समझा, देखा कि वो रिश्तों और हमारी आत्म-छवि पर कैसे असर डालता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर इस डर से बाहर कैसे निकलें? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुझाव है, लड़ो मत, समझो। लड़ो मत, समझो। हाँ, हम जिस चीज से लड़ते हैं उसे हम अनजाने में और ज्यादा ताकत दे देते हैं, लेकिन जिस चीज को हम जिज्ञासा से समझने की कोशिश करते हैं वो अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। तो जब भी डर महसूस हो, उसे लड़ने के बजाय उससे एक सवाल पूछो। कैसा सवाल? सवाल ये कि तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। हर डर एक संकेत है, वो उस चीज की ओर इशारा कर रहा है जिसकी आपको दिल से परवाह है। अच्छा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो शायद आपको अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की परवाह है। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है तो शायद आपको कनेक्शन और प्यार की परवाह है। डर से पूछो, मैं असल में क्या खोने से डर रहा हूं। जैसे ही आप एक दर्शक बनकर सवाल पूछते हैं, डर की भावनात्मक शक्ति कम हो जाती है। और फिर आता है वो विचार जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कि साहस एक्शन से पहले नहीं आता, साहस एक्शन से ही पैदा होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। हाँ, हम इंतजार करते रहते हैं कि पहले हिम्मत आएगी, फिर हम वो काम करेंगे। पर किताब कहती है कि ये प्रक्रिया उल्टी है। बिल्कुल, आप डरे हुए हैं लेकिन फिर भी वो मुश्किल फोन कॉल कर लेते हैं। आप घबरा रहे हैं लेकिन फिर भी वो पहला पैराग्राफ लिख देते हैं। बस उसी पल में, उसी एक्शन के अंदर साहस पैदा होता है। तो साहस कोई स्थायी एहसास नहीं है। नहीं, बल्कि हर उस छोटे एक्शन का नतीजा है जो हम डर के बावजूद लेते हैं। रोज जानबूझकर छोटे छोटे साहसी काम करना, जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय देना या किसी नई क्लास के लिए साइन अप करना, ये हमारे दिमाग को एक नया संदेश भेजता है कि मैं डर महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं डर के नियंत्रण में नहीं हूँ। और ये एक्शन लेने से शायद ओवरथिंकिंग का जो जाल है वो भी टूट जाता है ना? बिल्कुल, ओवरथिंकिंग डर का ईंधन है। एक्शन उस ईंधन की सप्लाई काट देता है। आप सोचने की बजाय करने में लग जाते हैं। और इसी सफर में एक और जरूरी काम है। क्या? असफलता से दोस्ती करना। हम असफलता को अपनी कीमत का सबूत मान लेते हैं, जबकि असफलता सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की। हाँ, कि आपने हिम्मत दिखाई। हाँ, हर असफलता असल में एक डेटा पॉइंट है जो आपको बता रहा है कि क्या काम नहीं करता। तो इस पूरे प्रोसेस का सार ये हुआ कि लक्ष्य एक निडर जीवन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र जीवन है। एक ऐसी जिंदगी जहां हमारे फैसले हमारी उम्मीदों से लिए जाएं, हमारे डरों से नहीं। और ये आज़ादी रोज के छोटे छोटे साहसी कामों से ही बनाई जाती है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो आखिर में ये डर के पार की दुनिया दिखती कैसी है? जब कोई इस तरह से जीना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? क्या वो कोई बहुत नाटकीय ऊंची आवाज वाली जिंदगी है? नहीं, किताब के अनुसार ये ठीक इसका उल्टा है। ये एक शांत, ईमानदार और गहरी आज़ादी वाली जिंदगी है। गहरी आजादी? यहाँ आज़ादी का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं, यानी हर मनचाही चीज करने की आज़ादी। सच्ची आज़ादी है डर के द्वारा नियंत्रित ना होने की आज़ादी। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दूसरों की मंजूरी की जरूरत खत्म हो जाती है। आप अपनी बातें साफ साफ कह पाते हैं, बिना इस चिंता के कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप ना कहने में अपराध बोध महसूस नहीं करते। मुखौटे उतार देते हैं। हाँ, आपके रिश्ते जरूरत नहीं बल्कि चुनाव बन जाते हैं। आप किसी के साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप वाकई उनके साथ रहना चाहते हैं। और क्या डर पूरी तरह से चला जाता है? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। डर पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अब वो घर का बॉस नहीं रहता,
वो आपके फैसले नहीं लेता। हम्म। किताब में एक खूबसूरत एनालॉजी है। डर अब भी दरवाजा खटखटा सकता है, पर अब आप उसे चाय पर बुलाकर घर के अंदर बिठाते नहीं हैं। आप दरवाजे से ही कह देते हैं, मैंने तुम्हें देख लिया, शुक्रिया, और अपना काम करते रहते हैं। वाह। आपके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। इस पूरी चर्चा का अंत किताब के एक बहुत शक्तिशाली संदेश से होता है। आपका जन्म एक छोटी, सीमित जिंदगी जीने के लिए नहीं हुआ था। डर ने बस उसे ज्यादा सुरक्षित दिखाकर आपको बहला दिया था। ये एक बहुत गहरी बात है। डर हमें सुरक्षा का भ्रम बेचता है और बदले में हमारी क्षमता, हमारे सपनों और हमारी आज़ादी को गिरवी रख लेता है। तो एलाहट की इस किताब के अंशों से जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये है कि डर से भागना या लड़ना उसे और ताकत देता है। असली आज़ादी डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब से दोस्त या एक सिग्नल की तरह देखने में है। हाँ, उसे समझने में। और उसके बावजूद अपने सच और अपने दिल की आवाज़ को चुनने में है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है, जैसा कि किताब कहती है, कि डर हमेशा उस ओर इशारा करता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा परवाह है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की हिम्मत करें, तो हम असल में अपने जीवन के सबसे बड़े मकसद को खोज लेंगे? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।